नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप ने एक बड़ी खुशखबरी के बारे में ऐलान किया और कहा है कि गजा के अंदर बहुत जल्द एक अच्छी खुशखबरी आ सकती है और साथ ही सीरिया के टैंकरों के ऊपर इजराइल ने हमला करके क्या नए जंग की आगाज को शुरू कर दिया या फिर जो सीरिया की सल्तनत है वो खामोशी के साथ इन तमाम चीजों को बर्दाश्त करेगी, ये भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही गजा के अंदर से कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आई है। गजा में क्या कुछ डेवलपमेंट 20-25 घंटों में हुआ है, इसके बारे में आपको डिटेल में एक करके तमाम खबरों के माध्यम से इस वीडियो में पता चलेगा। इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर आप इजराइल या फिलिस्तीन किसी के पक्ष में दुआ करना चाहें तो कमेंट में जरूर कर दें। खैर, अब बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है कि इजराइल की आईडीएफ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो रिलीज किया। दरअसल ये दावा किया गया था कि इजराइल ने एक अटैक किया है सीरिया के ऊपर। सीरिया में एक जगह लगती है सोइडिया, इसी सोइडिया में एक समी गांव है, इसी समी गांव के पास एयर स्ट्राइक की गई थी टैंकरों के ऊपर। किसी देश के अंदर घुस के टैंकरों पे एयर स्ट्राइक करना सीधा सीधा जंग का आगाज होता है। अब आईडीएफ ने इस पे अपना स्टेटमेंट दिया और आईडीएफ ने कहा कि चूंकि जो गोलन हाइट है वो एक बफर जोन है और उस बफर जोन में इजराइल की आर्मी तो जा सकती है, चूंकि कई बार हमने देखा कि गोलन हाइट पे इजराइल की आर्मी कब्जा करके पहुंच जाती है। लेकिन अगर सीरिया की सरकार का कोई भी ऐसा सामान जो हथियार के रूप में उपयोग हो सकता हो, चाहे टैंकर हो, चाहे मशीन गन हो, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो, अगर बफर जोन में आता है या फिर कदम भी रखता है तो इजराइल उसको एलिमिनेट कर देगा। और चूंकि ये जो टैंकर थे वो बफर जोन के अंदर आए हुए थे, इसी वजह से इजराइल ने अटैक किया। अब यहाँ पे दो चीजें सोचने लायक है। अगर बफर जोन की इतनी ही मियाद है तो सीरिया ने अपने टैंकरों को बफर जोन में क्यों भेजा? क्या सीरिया सच में इजराइल के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा सकता है? हालांकि इस बात की संभावना 0.0001% है, क्योंकि सीरिया की सल्तनत इजराइल और अमेरिका की ही प्रॉक्सी हम सभी जानते हैं। तो फिर इस तरह से हमला करके टैंकरों को खत्म करना, जलील करना किस हद तक सही है, ये कोई भी इजराइल से पूछ सकता है, लेकिन कोई नहीं पूछना चाहता, क्योंकि सबको इजराइल का डर है। क्योंकि जिस हिसाब से हमले इजराइल कर रहा है सीरिया के ऊपर, इंटेंशन बड़ा साफ है कि अभी छोटे छोटे हमले होंगे और फिर धीरे धीरे जब हथियारों को खत्म कर देगा इजराइल तो फिर इकट्ठे कब्जा करके अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को अमल में जरूर लाएगा। खैर, ऐसा कब होता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आई है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने सीज फायर को लेके एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर आपको देखने को मिल सकती है। वो भी ऐसे हाल में ट्रंप ने ये बात बोली जब इस समय जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि कैसे रफा के अंदर एक तरफ एड सीकर थे, यानी वो लोग जो मदद के सामान को पहुंचा रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग जो गजा के निवासी थे जिनको मदद चाहिए थी। उन दोनों लोगों के बीच, उन दोनों ग्रुपों के बीच लगभग 10-15 मीटर का फासला था और उस दरमियान उस 10-15 मीटर के जो फासले थे उस पे आईडीएफ के जवान गोलियां चला रहे थे कि कोई भी अपना सामान लेके गजा के लोगों तक ना पहुंचे, और अगर गजा के लोग वहां तक पहुंचे तो उनको गोली लग जाए। यानी सच में मौत का रास्ता चुन के गजा के लोगों को खाना खिलाना हो रहा है, और गजा के लोगों को अगर खाना पानी चाहिए तो सच में मौत का रास्ता है उन्हें इख्तियार करना होगा। विजुअल्स आपके सामने, ये तस्वीर रफा की है। ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम कोई अच्छी खबर दे सकते हैं। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन की जंग में भी एक अहम कदम उठाया। रशिया को धमकी दी, रशिया को कहा कि अगर 50 दिन के अंदर कोई अच्छी खबर या फिर सीज फायर को लेके एग्री नहीं करते हैं रशिया के जो पुतिन साहब हैं, तो फिर 100% टैरिफ लगाने का काम ट्रंप की सरकार करेगी। और ट्रंप की सरकार को मानने वाले जितने लोग हैं, ट्रंप के जितने दोस्त हैं, वो तमाम लोग 100% टैरिफ लगाएंगे रशिया के ऊपर। अब इससे रशिया को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा या फिर गीदड़ भपकी की तरह इसको ले लिया जाएगा, ये 50 दिन बाद पता चलेगा। खैर, गजा और इधर रशिया यूक्रेन वार में ट्रंप ने एक बड़ी अपडेट दी है। खैर, अगली बढ़ते हैं खबर की तरफ। और अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल की खुद अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे यहूद ओलमेट ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों, और ये बयान काफी हद तक आपको समझना चाहिए और ये सबसे अहम खबर है। और इस खबर से बहुत कुछ हो सकता है अगर तमाम चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो समझ जाएंगे तो। दरअसल यहूद ने कहा है कि इस समय जो नेतन्याहू की सरकार है वो
एक तरह से वार क्राइम कर रहे हैं। जानबूझ के एक देश के ऊपर जंग थोप देना, जानबूझ के एक देश के आदमी को परेशान करना, उनके लोगों को मारना, गोलियां चलाना, कोई कमजोर है तो उसके ऊपर जुल्म सितम करना, और ये तमाम चीजें जो यहूद हैं उनके हिसाब से नेतन्याहू इसलिए कर रहे हैं चूंकि नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है। अब आपको ये स्टेटमेंट बहुत छोटी लग रही होगी कि यार हर दूसरा आदमी ये बात बोलता है, लेकिन अगर किसी देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात बोलता है तो बोलने में सबसे बड़ा फायदा आप ये समझिए कि क्या उसके भी 1,02,50,000 वोट होंगे या नहीं होंगे। एक टाइम में वो भी प्रधानमंत्री था तो उसकी फैन फॉलोइंग होगी या नहीं होगी। और अगर है सच में, आप खुद मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर इस आदमी की फैन फॉलोइंग उसके देश में है, चूंकि वो वहां का प्रधानमंत्री रह चुका है, लाखों लोग उसको चाहते होंगे, उसको वोट दे रहे होंगे, तो ऐसे हाल में उन लाखों लोगों के मन में नेतन्याहू के खिलाफ एक बीज पड़ा या नहीं पड़ा। और अगर कोई देश सच में अपने अंदर के लोगों से परेशान हो जाए तब वो बाहर के लोगों पे जुल्म सितम नहीं कर सकता। आप समझिए, जब अपने ही देश के लोग गद्दारी और बगावत पे उतर आएंगे तब क्या होगा। अभी नेतन्याहू ने लोगों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है कि हम जो कर रहे हैं इजराइल के अच्छे भविष्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के अपोजिशन के लोग ही जब ये कहने लगेंगे कि नहीं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है जानबूझ के अपनी सत्ता की रोटी को सेकने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए ऐसे जेनोसाइड को कर रहे हैं, तब लोगों के मन में एक तरह से ओपन विचार आएगा। क्योंकि अपने ही देश के लोग जब कहने लगे तब देश कमजोर होता है। आप बात के मर्म को समझिएगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है हमास के हवाले से, और हमास ने एक तरह से प्रोवोक करने का काम किया है नेतन्याहू को। मैं तो इसे प्रोवोकेशन ही कहूंगा। अब भाई उसको हमास अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जोड़ ले या फिर किसी और एंगल में जोड़ ले, लेकिन जो चीजें मैं देख रहा हूं उस हिसाब से अगर आपको बताऊं तो हमास ने कहा है, सुनने में आपको खबरें अच्छी लगेंगी लेकिन खबरों की सच्चाइयां आप जाना कीजिए। हमास का कहना है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से जो सोच रहे हैं कि हमास को मिटा देंगे, ये चीजें नेतन्याहू के लिए एक ऐसे सपने की तरह है जो सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। अब आप जब ये खबर सुनेंगे तो आपको सुनने के बाद दिमाग में ख्याल आएगा कि देखो कितनी अच्छी बात बोल दी। सच में हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, हमास कभी मिटेगा नहीं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी स्टेटमेंटों को, ऐसे छोटी छोटी बातों को नेतन्याहू दूसरे तरीके से यूज करता है। नेतन्याहू पूरी दुनिया के सामने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि देखिए हमास ने हमको धमकी दी है कि आप हमको मिटा नहीं पाएंगे और हम आपके ऊपर हमला करते रहेंगे, और यही वजह है कि गजा पे हम हमला कर रहे हैं। तो गजा के ऊपर किए गए हमले को नेतन्याहू किस तरह से जस्टिफाई कर देता है हमास के ऐसे स्टेटमेंट में, ये चीजें हमास के लोगों को भी समझनी पड़ेंगे कि वो जुबानी जंग ना लड़े। जुबान से कोई भी स्टेटमेंट देंगे उसका इस्तेमाल गजा के लोगों की मुखालफत में हो जाएगा, ये चीज हमास को समझनी होगी। खैर, यूएन से एक अपडेट निकल के सामने आई है। यूएन ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। यूएन ने कहा है कि अब गजा के अंदर जो फ्यूल की कमी हो रही है, हम सभी जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि गजा के अंदर जो तस्वीरें अभी हाल फिलहाल की हैं कि कल चंद घंटों का फ्यूल बचा था, उसी के जस्ट बाद फ्यूल खत्म हो गया। जितने हॉस्पिटल थे रनिंग कंडीशन से बाहर हो गए। अभी हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी कि वहां बस मरहम हो सकता है, पट्टियां लगाई जा सकती हैं, टाँके लगाए जा सकते हैं, दवाइयां, सुई, ये तमाम चीजें तो की जा सकती है, लेकिन इसके अलावा जो डीप केसेस होते थे जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती थी, जिसमें ऑपरेशन करना होता था, जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत होती थी, जिसमें डायलिसिस करना होता था, इन तमाम सुविधाओं को गजा के अंदर से बंद करना पड़ा, चूंकि गजा के अंदर फ्यूल की कमी, और जब तेल ही नहीं होगा और चूंकि वहां खुद की बिजली तो है नहीं, इतने बम गिराए गए कि तार वार तो सब टूट गए, तो गजा में जनरेटर से ही सारा काम चलता था, तेल डाला जाता था। अब यहाँ की तुलना में वहाँ तेल सस्ता था, चूंकि अरब कंट्री है, तो तेल डाला जाता था, उस तेल से ही चीजें जैसे तैसे करके चलती थी। लेकिन अब चूंकि तेल को पहुंचने से इजराइल ने इस कदर रोका कि वहां पे तेल नहीं पहुंच पाया, तो कल से ही गजा के अंदर तमाम जो सीरियस फैसिलिटीज यानी जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले हॉस्पिटल थे उनको मजबूरी में बंद करना पड़ गया, क्योंकि तेल ही नहीं है। आप सोचिए, तेल होता तो शायद लोगों की जिंदगियां बचाई जाती। और इसी को लेके यूएन ने अहम टिप्पणी की। यूएन ने कहा कि जिस हिसाब से गजा की हालत है, अब वहां पे लाइफलाइन पूरी तरीके से वाइप आउट हो सकती है। वाइप आउट का मतलब अगर आपको स्पष्ट शब्दों में समझाऊं, पोंछ के फेंक देना, यानी जिंदगी अब वहां पे खत्म हो जाएगी, जिंदगी बचने की कोई संभावना नहीं है। धीरे धीरे बरसात का मौसम आएगा, बीमारियां फैलेगी, सीरियस वहां पे फैसिलिटीज चाहिए, लेकिन वहां पे अब इमरजेंसी सर्विसेज हॉस्पिटल में बंद हो चुकी है। और ये गजा की सबसे मनहूस तस्वीरों में से एक है। क्या कहा जाए,
तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। ऐसी अपडेट अगर आप पसंद करते हैं मुझसे सुनना तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस वीडियो को, साथ ही खुद सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।